आपने कभी सोचा है कि कितने अच्छे से आप अपने पड़ोसियों को जानते हो? क्या आपको शौक लगेगा अगर वो किसी भयानक क्राइम में शामिल हो? कैलिफोर्निया के इस छोटे से कम्युनिटी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जब उनमें से कोई गायब हो जाएगा तो असली दोषी उनका इतना करीबी इंसान ही होगा। वो दोषी एक भरोसेमंद कम्युनिटी मेंबर थी एंड वो एक लोकल चर्च में संडे को पढ़ाती भी थी एंड वो उसके साथ साथ एक बच्चे की माँ भी थी और उसके दादाजी एक पादरी थे। कोई भी कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी वार्म और काइंड पर्सनैलिटी के पीछे एक कोल्ड हार्टेड मॉन्स्टर छुपा बैठा है जो किसी इतने अच्छे और इनोसेंट इंसान के साथ इतनी हॉरिफाइंग चीजें कर सकता है। वेलकम टू इंतजार क्राइम हब। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त इंतजार अहमद। मैं हर वीक नए ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पोस्ट करता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये बिल्कुल फ्री है और आपको मेरे लेटेस्ट केसेस के बारे में अपडेट रखता है। सैंड्रा रेनी कैंटू का जन्म 8 मार्च 2001 को मारिया सावेस और डेनियल कैंटू के घर हुआ था। वो ट्रेसी कैलिफोर्निया के एक ट्रेलर पार्क में अपनी माँ, ग्रैंड पेरेंट्स और 3 बड़े भाई बहन के साथ रहती थी। सैंड्रा एक बहुत ही खुशमिजाज और चुलबुली लड़की थी। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था और वो हमेशा अपने आसपास के लोगों की मदद करती रहती थी। वो बहुत फ्रेंडली और बातचीत करने वाली थी और लगभग किसी से भी बातचीत करना शुरू कर देती थी। लेकिन फिर कैसे ये खुशियां एक दर्दनाक हादसे में बदल गईं। 27 मार्च 2009 को सैंड्रा स्कूल से घर आई और जैसे कि वो हमेशा से एक सुपर एनर्जेटिक लड़की थी, उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या मैं बाहर खेलने जा सकती हूँ? उसकी माँ ने उसको खेलने के लिए हाँ कह दिया। ट्रेलर पार्क में बच्चों का एक दूसरे के घर जाना या खुले मैदान में खेलना ये एक नॉर्मल बात थी, तो वो खुशी खुशी घर से बाहर निकली मुस्कुराते हुए और अपने सभी दोस्तों के घर नॉक करने लगी। यही वो आखिरी बार था जब उसकी माँ ने उसको जिंदा देखा था। रात के लगभग 8 बजे तक सैंड्रा को घर लौट आना चाहिए था, लेकिन अब तक वो घर नहीं आई थी। मारिया, जो कि सैंड्रा की माँ थी, अब वो परेशान होने लगती है एंड मारिया ने सैंड्रा के सभी दोस्तों से कॉल करके पूछा कि क्या उन्होंने उसे देखा है, लेकिन किसी ने भी उसे घंटों से नहीं देखा था। मारिया अपने पड़ोस में उसे ढूंढने निकली, सोच कर कि शायद वो किसी चीज में बिजी हो गई होगी और घर आना भूल गई होगी, लेकिन सैंड्रा कहीं भी नहीं मिली। अब मारिया की हालत खराब हो चुकी थी। वो डर के मारे कांप रही थी। उसे डर था कि उसकी बेटे के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो और यही सोचकर उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने आसपास के एरिया में तलाश करनी शुरू की और ट्रेलर पार्क के सभी लोगों से बात की, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता था कि सैंड्रा कहां गई है या वो कहां हो सकती है। अब पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो किस्मत से सैंड्रा के घर के बाहर लगी एक सिक्योरिटी कैमरा ने उसके गायब होने से पहले एक आखिरी पल उसको रिकॉर्ड कर लिया था। वीडियो में दिख रहा था कि सैंड्रा खुशी खुशी सड़क को पार करती हुई घर जा रही थी, लेकिन फिर वो फ्रेम से बाहर जाने से पहले अपना रुख बदल लेती है। उसके बाद सैंड्रा कैमरे में दिखाई ही नहीं दी एंड ठीक उसके 8 मिनट बाद एक पड़ोसी की गाड़ी विपरीत दिशा में गुजरती है। ये वीडियो इन्वेस्टिगेशन में बहुत मददगार साबित हुई। पुलिस को ये भी पता चला कि सैंड्रा के तलाकशुदा माँ बाप अपनी बेटी की देखभाल के लिए सपोर्ट पेमेंट को लेकर झगड़े में थे। क्या मारिया के पति ने उससे बदला लेने के लिए सैंड्रा को उठा लिया था? लेकिन जब पुलिस ने डेनियल से बात की तो उन्होंने उसे जल्द ही शक की सूची से बाहर कर दिया और ये थ्योरी एक डेड एंड साबित हुई। अब अगले दिन पूरे शहर में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें हर कोई मदद के लिए आगे आया। पुलिस ने हेलीकॉप्टर से सर्च किया, डॉग स्क्वाड भी काम पर लगाई गई, ड्रोन्स का यूज किया गया और जो भी चीजें मिसिंग लड़की को ढूंढने में मदद कर सकती थी, सब चीजों का यूज किया गया। उन्होंने नजदीक की नदी में भी तलाशी के लिए डाइवर्स भी बुलाए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे सैंड्रा हवा में गायब हो गई हो। जैसे जैसे घंटे बीतते गए हाल और भी ज्यादा बेहाल होता गया। इन्वेस्टिगेटर जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते थे वो सब उन्होंने किया। वो हर किसी से यही सोचकर पूछताछ कर रहे थे कि कहीं शायद कोई कुछ जानता हो। यहाँ तक कि उन्होंने सैंड्रा की जानकारी नेशनल न्यूज मीडिया के साथ शेयर की और जिसके पास भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो उसके लिए $20,000 का इनाम भी रखा। केस को सुनने के बाद 100 से ज्यादा वॉलंटियर दूर दूर से आकर सैंड्रा को ढूंढने में मदद करने लगे। अब यहीं पर FBI को भी बुलाया गया और एरिया के चारों तरफ रोड ब्लॉक लगा दिए गए। इसी दौरान मारिया को एक सस्पिशियस और थोड़ा अजीब लगने वाला टेक्स्ट आया। टेक्स्ट में लिखा था कि पुलिस को बताओ कि आज लगभग 4 बजे मेरा कुछ सामान चोरी हो गया है। मुझे नहीं पता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। ये मैसेज उनके एक पड़ोसी मेलिसा हुकाबे ने भेजा था।
वो सैंड्रा के एक दोस्त की माँ थी और एक लोकल चर्च में संडे स्कूल टीचर भी। किसी वजह से मेलिसा को लगा कि उसका चोरी हुआ सूटकेस सैंड्रा के गायब होने से जुड़ा हो सकता है, जो उस वक्त अजीब लगा। लेकिन पुलिस ने इस बात को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी और अलग लीड को फॉलो करते रहे। FBI ने सस्पेक्ट का एक प्रोफाइल बनाया था जिसमें एक सफेद रंग का आदमी था 25 से 40 साल के बीच, जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री अंडर 18 के उम्र के लोगों से जुड़ी हो। हैरत की बात यह थी कि इस प्रोफाइल में कई लोग उस पड़ोस में फिट होते थे, लेकिन इन्वेस्टिगेटर का ध्यान एक आदमी पर ठहरा। पुलिस को पता चला कि ये अजीब आदमी 2 साल पहले सैंड्रा के पास गया था और उसके होठों पर भी किस लेने की कोशिश की थी। उन्होंने उस आदमी को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, लेकिन उससे सैंड्रा के गायब होने से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला। इस आदमी के बारे में सब कुछ गलत लग रहा था, इसीलिए पुलिस ने फैसला किया कि उस पर नजर बनाए रखी जाए। इसी दौरान सैंड्रा एंजेला के परिवार ने उसकी सेफ्टी के लिए कैंडल लाइट प्रोटेस्ट किए और इसी इवेंट के दौरान कुछ बहुत अजीब हुआ। सब लोग परिवार को सपोर्ट देने आए थे, तभी अचानक से एक हिस्टेरिकल औरत दौड़ी आई, रोती हुई और चिल्लाती हुई। वो पुलिस के पास गई जो इवेंट में भी मौजूद थी और उन्हें बाहर ले जाकर एक नोट दिखाया जो उसने जमीन पर पड़ा हुआ मिला था। उस नोट में लिखा था, केंटू को लॉक करके चोरी हुए सूटकेस में बेचे रोड व्हाइट हिल रोड के पास पानी में फेंका गया है। जब आप एक मिसिंग लड़की की तलाश में हो तो ऐसे मैसेज मिलना काफी चिलिंग होते हैं, लेकिन बातें बिल्कुल मैच नहीं हो रही थी। सबसे पहले नोट में कुछ ऑब्वियस स्पेलिंग मिस्टेक थी जो जानबूझकर की गई लग रही थी, जैसे राइटर को पता था कि वो क्या कर रहा है। कैसे कोई ऑन को डबल एन के साथ गलत लिख सकता है। ये बात और सस्पिशियस लगी जब पता चला कि जिसको ये नोट मिला था वो वही औरत थी जिसने चोरी हुए सूटकेस की रिपोर्ट भी की थी, मेलिसा हकाबे। पुलिस को लगता है कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है और तब तक पुलिस के पास मेलिसा पर शक करने का कोई रीजन नहीं था। वो एक माँ थी और संडे स्कूल टीचर भी। वो कैसे किसी को भी तकलीफ पहुंचाएगी जिसका रिश्ता उसकी अपनी बेटी से था। वो प्रोफाइल में फिट नहीं बैठती, लेकिन सब कुछ उसके इर्द गिर्द ही हो रहा था। शुरू में पुलिस ने सोचा कि वो सिर्फ अटेंशन चाहती है, लेकिन जल्द ही उन्हें लगा कि बात कुछ और भी गहरी है। जब पुलिस ने मेलिसा की डिटेल निकाली तो उन्हें पता चला कि पहले कभी मेलिसा को मेंटल इलनेस की बीमारी थी। उसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, बायोपोलर डिसऑर्डर था। एंड कुछ डिटेल्स के बाद पता चला कि वो पहले भी पुलिस के साथ कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट में फंसी थी, लेकिन कुछ सीरियस नहीं। पुलिस को शक था कि मेलिसा ने खुद के लिए वो नोट लिखा होगा, फिर भी उन्होंने इस बात को सीरियसली फॉलो किया। उन्होंने एरिया के तालाब में तलाश करने के लिए दोबारा डाइवर बुलाए और उन्होंने तलाश शुरू की, लेकिन तालाब में अंधेरे की वजह से डाइवर कुछ नहीं देख पाए और उन्हें तलाश बीच में ही छोड़नी पड़ी। और कुछ दिन और बीत गए, लेकिन सैंड्रा के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला था। सब लोग अब भी ढूंढ ही रहे थे, लेकिन अब सब ये जानते थे कि अब वो एक डेड बॉडी की तलाश कर रहे हैं। फिर एक दिन पुलिस को वो कॉल आया जिसका वो इंतजार नहीं कर रहे थे। एक खेत में काम करने वाला किसान जो एक लोकल इरिगेशन फार्म में काम करता था, जब वो तालाब से पानी अपने खेतों में डालने के लिए सिंचाई कर रहा था, उसी दौरान उसे वहाँ एक सूटकेस मिलता है। ये बात बताने के लिए वो पुलिस को कॉल करता है एंड तुरंत पुलिस वहाँ पहुँचती है एंड पुलिस को अंदाजा हो चुका था कि सूटकेस में क्या होगा और उनका अंदाजा सही निकला। उसी सूटकेस में सैंड्रा की बॉडी थी। पुलिस उस सूटकेस और सैंड्रा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई एंड उसी शाम मारिया के द्वारा सैंड्रा केंटो की बॉडी की पहचान भी की गई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता चला कि उसके साथ पहले मारपिटाई की गई थी और फिर किसी रस्सी टाइप ऑब्जेक्ट से उसका गला दबाकर उसे मार दिया गया था एंड उसके शरीर में कुछ ड्रग्स के ट्रेसेस भी मिले थे, जैसे उसको वो जबरदस्ती दिए गए हों। ये परिवार के लिए बहुत बड़ा धक्का था, जो अभी तक सैंड्रा को जिंदा पाने की उम्मीद रखते थे। सब लोग इस भयानक खबर से टूट गए थे। सबके मन में एक ही सवाल था कि कौन ऐसा घिनौना काम कर सकता है, लेकिन पुलिस के पास एक शख्स था। उन्हें पता था कि काला सूटकेस जिसमें सैंड्रा की बॉडी मिली वो मेलिसा का था और उसी ने नोट में लिखा था कि सूटकेस कहाँ छुपा है। जब उन्होंने सिक्योरिटी फुटेज दोबारा देखा तो पुलिस ने देखा कि सैंड्रा मेलिसा के घर की तरफ जा रही थी और 8 मिनट बाद मेलिसा अपनी एसयूवी में निकल गई। उसने पहले पुलिस को बताया था कि वो लगभग 5 बजे चर्च गई थी और 6:30 बजे वापस आई थी। जब पुलिस ने चर्च की तलाशी ली तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उनके शक को पक्का कर गया।
एक मेटल रोलिंग पिन जिसका हैंडल टेढ़ा था और उस पर लाल भूरा दाग था। जब उस रोलिंग पिन को टेस्ट के लिए भेजा तो रोलिंग पिन पर सेंड्रा का डीएनए पाया गया। इसके अलावा एक कपल और पुलिस के पास आया था और बताया कि उन्होंने मेलिसा को 5:30 से 6 के बीच तालाब के पास देखा था, उसी दिन जब सेंड्रा गायब हुई थी। उन्होंने कहा कि मेलिसा थोड़ी डरी हुई थी और जल्दी जल्दी में लगी हुई थी। इन्वेस्टिगेटर के पास अब इतने सबूत थे कि वो मेलिसा को गिरफ्तार कर सकें, लेकिन जब वो उसके घर गए तो वो वहाँ नहीं थी। पता चला कि मेलिसा हॉस्पिटल में है क्योंकि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। पुलिस को शक था कि उसने अपने एक्शन के नतीजे से बचने के लिए ये किया है, लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो खुद पुलिस स्टेशन आ गई, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सेंड्रा का मौत का इल्जाम उस पर लगाया गया। उसने कहा कि ये एक एक्सीडेंट था और पुलिस को एक अनबिलीवेबल कहानी सुनाई कि ये सब कैसे हुआ। उसने बताया कि सेंड्रा और उसकी बेटी छुपन छुपाई खेल रहे थे और सेंड्रा छुपने के लिए सूटकेस में चली गई। मेलिसा भूल गई कि उस बैग में एक बच्ची है और अपनी नॉर्मल इवनिंग रूटीन में बिजी हो गई थी। बाद में पता चला कि सेंड्रा सांस न लेने की वजह से मर गई है और वो घबरा गई, इसीलिए उसने सेंड्रा को तालाब में फेंक दिया। ये सब एक झूठ था और पुलिस के पास सबूत थे जो पूरी कहानी अलग बताते थे। इन्वेस्टिगेटर ने अपनी चिलिंग थ्योरी बनाई कि कैसे ये सब हुआ। मेलिसा सेंड्रा को उठाकर चर्च ले गई। वहाँ उसने सेंड्रा को कुछ शराब पिलाई। जब सेंड्रा बेहोश हो गई तो उसने उसका गला दबाकर उसे मार दिया। एंड पुलिस के पास सबूत थे कि मेलिसा ने ये सब पहले से ही प्लान किया था। जब पुलिस ने उसके कंप्यूटर का सर्च हिस्ट्री चेक किया तो पता चला कि वो एक कहानी पढ़ रही थी जिसमें एक आदमी ने अपनी पोती की बॉडी सूटकेस में छुपाई थी। सबने उसके खिलाफ डेथ पेनल्टी की मांग की, लेकिन मेलिसा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सेंटेंसिंग हियरिंग के दौरान सेंड्रा के पिता आंसुओं में डूब गए जब उन्होंने अपनी बेटी को खोया हुआ दर्द लफ्जों में बयां किया। तुमने एक मासूम छोटी बच्ची की जिंदगी ले ली जो भी इतनी छोटी थी कि आइसक्रीम खाने का फैसला भी नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल था कि उसने ये क्यों किया। मेलिसा ने कहा कि वो समझ नहीं पाई है कि उसने ये क्यों किया और सेंड्रा के माँ बाप से माफी भी मांगी। और मेलिसा ने कहा, मारिया, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें इसका जवाब दे सकूं, लेकिन मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। पुलिस वालों ने अंदाजा लगाया कि शायद उसने अटेंशन के लिए ये सब किया हो, जबकि कुछ डिटेक्टिव को लगा कि वो सेंड्रा की पर्सनैलिटी से जेलस थी, लेकिन सच्चाई शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। सेंड्रा कैंटू के लिए एक मेमोरियल रखा गया जिसमें बहुत सारे लोग दूर दूर से आए थे। सेंड्रा ने उन सबके दिलों में एक बड़ी खाली जगह छोड़ी जिन्होंने उसे जाना था। वो एक प्यारी और मासूम लड़की थी जिसे इतना भयानक अंजाम नहीं मिलना चाहिए था। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि मेलिसा ने ऐसा भयानक काम क्यों किया? क्या उसे डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।